अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिजिक्स सेकंड ईयर। होप सो लास्ट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, इनके स्ट्रक्चर्स, आइसोटोप्स, इनके टाइप्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब है आपके पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? एक तो इसका बेसिक डेफिनेशन से आप इसे समझ ले, फिर हम इसको बाय डिटेल करते हैं। एक तो यह है कि इट डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। एक तो ये आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस बताता है कि क्या आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मींस अगर इसी डिवाइस में आइसोटोप्स इंटर होंगे, जैसे कि गैल्वेनोमीटर करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है, इसी तरह हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। दूसरा पॉइंट इसका, इट सेपरेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हो उसको ये सेपरेट्स करता है, अलग अलग करता है। फर्ज कर एक आपके पास आइसोटोप आ रहा है, उसको ब्रेक करके तोड़ के ये इसको सेपरेट कर देता है, चार्ज पार्टिकल्स को अलग अलग करता है। इसका ये मतलब है कि ये सेपरेट करता है इसको किस चीज़ में? आयंस में। तो फर्स्ट स्टेप इसमें यही होगा कि इसको ये आयंस में चेंज करता है, मींस प्लस को अलग कर देता है, माइनस को अलग। अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, इनके मासेस को देख के उनके हिसाब से ये अलग होगा। अब हमारे पास क्या है, और इसी चीज को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोसेस इन विच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड, उनको आप सेपरेट कर सकते हो, एंड देयर मासेस कैन बी डिटरमाइंड। फिर उन्हीं सेपरेटेड आइसोटोप्स को जब हमने सेपरेट किया, तोड़ दिया, अब वो आयंस बने, उसी के फिर आप मासेस भी डिटरमाइन कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको मास स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं जब ये प्रोसेस हम करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सिंपल डायग्राम जो बुक में दिया है, लेकिन बुक में डायग्राम में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है जो इसकी रियल कंस्ट्रक्शन है। तो पहले हम रियल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इस डायग्राम पे आते हैं। रियल कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक वेपराइजेशन चैम्बर होता है। मीन्स इस तरह का आपके पास एक चैम्बर है, आपके पास हर पार्ट में इस तरह के आप स्लिट समझ ले, मीन्स जिससे कुछ इंटर हो वो लगे हुए हैं। या आपके पास क्या है, ये वेपराइजेशन चैम्बर है। इस वेपराइजेशन चैम्बर ये इधर कॉइल लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये एक ईटिंग कॉइल है। ईटिंग कॉइल से ये मतलब है कि जब आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर इंटर होंगे, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर इंटर होंगे, ये जो ईटिंग कॉइल है ये इसको ईट करता है। ईट से मतलब अब वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इसको ईट करता है। इसको कहते ही यही है वेपराइजेशन चैम्बर, कि ये जो ईटिंग कॉइल है वो इस आइसोटोप्स को ईट कर ले, वेपराइज कर ले। वेपराइजेशन के बाद हमारे पास होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके बाद हमारे पास होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर का ये मतलब है, ये जो पार्ट है हमारे पास ये है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर नाम जरा, आयोनाइज करना, आयंस में चेंज करना। फर्स्ट स्टेप हमारा यही था, या फिर मैंने बताया कि जब इस आइसोटोप्स को ये सेपरेट कर ले, इस आइसोटोप्स को जब ये इस ईटिंग कॉइल के पार्ट से वेपराइजेशन चैम्बर से इंटर होते हैं आगे, तो आयोनाइजेशन चैम्बर इन आइसोटोप्स को क्या करता है, इन आइसोटोप्स को ये आयंस में चेंज करता है। अगर ये पूरा एक आइसोटोप आ रहा है तो ये यहाँ पर ये आयंस में इसको चेंज करता है। आयंस से मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा और एक हमारे पास प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। मींस ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्लस माइनस, प्लस चार्ज माइनस है, इसको ये आयंस में चेंज करता है, सेपरेट कर देता है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसी आयोनाइजेशन चैम्बर में यहाँ पर हमारे पास एक और पार्ट होता है
जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसको पॉजिटिवली चार्ज रखा जाता है। वो इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज या प्लेट इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, इसमें जमा हो जाते हैं, रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव आयन बच गया। इस पॉजिटिव आयंस के ये जब ब्रेक करता है, आयोनाइज हो जाता है, तो ये ब्रेक होता है कुछ मासेस में। किस तरह से? अब ये जो आयंस है ये इस तरह से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये डिफरेंट मासेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये डिफरेंट मासेस में ये क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं। ये जो आयंस है, कौन से आयंस? पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस तो चलेगी, इलेक्ट्रॉन गन प्लस चार्ज उसको या प्लस चार्ज रखते हैं वो उसको अट्रैक्ट कर देता है। ये रहा आयोनाइजेशन चैम्बर। इस आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद होता है एक्सेलरेशन चैम्बर। अब जब ये एक्सेलरेशन चैम्बर में आएगा, अब जब ये एक्सेलरेशन चैम्बर में आता है, अब ये एक्सेलरेशन चैम्बर है, इसको आप डिफरेंट स्लिट्स या ABCD नाम दे सकते हैं। अब जब ये आता है किस चीज में? एक्सेलरेशन चैम्बर में। अब जब ये एक्सेलरेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, उसको भगाना, रेस देना, मींस उनको फॉरवर्ड मूव करवाना। एक्सेलरेशन चैम्बर में हम क्या करते हैं कि इसके एक साइड का जो साइड या स्लिट आप समझ ले, इसको पॉजिटिवली चार्ज रखा जाता है, दूसरे साइड को नेगेटिवली चार्ज रखा जाता है, या आप कहते हैं कि इसमें चार्ज अपीयर हो जाते हैं। ये इस तरह से है। अब जब ये आयंस, पॉजिटिव आयंस, अब ये फर्ज करें आपके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक खत्म हो जाता है, वो आप समझ चुके होंगे, ये रह गए। अब ये जब आगे एक्सेलरेशन चैम्बर में आते हैं, अब चूंकि ये पॉजिटिव आयंस है तो ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? ये पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन इस पॉजिटिव आयन को रिपेल कर देगा, रिपेल कर देगा। यहाँ पर प्रोसेस होकर रिपल्जन का। जब ये इनको रिपेल करेंगे, अभी यहाँ तक जब आएंगे तो ये इसको रिपेल करेंगे, मीन्स दूर करेंगे। दूर करने से मतलब ये जब यहाँ पर आकर ये इसको रिपेल कर देंगे और ये जो नेगेटिव साइड है ये उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। वो साइड इनको रिपेल करेंगे और ये साइड इनको अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये एक्सेलरेशन चैम्बर मतलब कि ये एक्सेलरेट होंगे। जब ये एक्सेलरेट होंगे उसके बाद है मास एनालाइजर। इसके बाद हमारे पास होता है, इसके बाद हमारे पास होता है मास एनालाइजर। इसको आप यूं समझ ले, ये इस फॉर्म में होता है मास एनालाइजर। मास एनालाइजर जो है एक वैक्यूम शेप, एक वैक्यूम आप इसको समझ ले, एक वैक्यूम पंप आप इसको समझ ले। ये इस फॉर्म में एक मास एनालाइजर होता है। ये है हमारे पास मास एनालाइजर है हमारे पास। ये मास एनालाइजर के एंड्स में हम मैग्नेट रखते हैं। मींस आप यहाँ पर भी देख ले एक मैग्नेट, यहाँ पर भी देख ले एक मैग्नेट होगा। ये मास नहीं है, मैग्नेट। इस मैग्नेट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। दूसरा पॉइंट, इसको प्लस रखा, इसको माइनस रखा, इस माइनस ने इस प्लस आयंस को यहाँ से इंटर होकर अट्रैक्ट किया। इससे मतलब है प्लस से माइनस जाना, प्लस से माइनस जाना। ये लाइंस क्या शो करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं S1 स्लिट 1, इसको नाम देते हैं S2 स्लिट 2। इस S2 स्लिट 2 के साथ हम एक
पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, उन सोर्स से भी क्या होगा, ये फील्ड बनेगा, फील्ड से ये आयंस एक्सेलरेट होंगे। यहाँ पर मकसद बताने का ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। फील्ड के बाद इस मास एनालाइजर से ये मैग्नेट्स का ये मतलब है कि यहाँ पर ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस आयंस, ये जो आयंस है, अब ये 3 आयंस है, ये इस एक्सेलरेशन चैम्बर से निकलते हुए, अब एक ये है, अब मीन्स ये डिफरेंट मास के है, एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये था। अब ये इससे निकल कर आना है इसने मास एनालाइजर में। मास एनालाइजर क्या करता है कि इसको किस पॉइंट में, किस डायरेक्शन में, किस पाथ में, चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना है तो फील्ड में वो स्ट्रेट तो नहीं जाता, वो हमें पता है। फील्ड सर्कुलर पाथ में आप देख ले, यू देख ले, हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एक सोलोनाइड था, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये जो आयंस जब इस मास एनालाइजर में इंटर होंगे, ये मास एनालाइजर जिसमें चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो ये इसको बजाय स्ट्रेट इसको कर्व्ड कर देगा, या सर्कुलर पाथ में इसकी डायरेक्शन, इस सर्कुलर पाथ में ये आगे जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये मास पे डिपेंड करता है। अब मास जितना लाइटर होगा, मास जितना लाइटर मास होगा, उसका कर्व या सर्कुलर पाथ वो ज़्यादा कर्व करेगा। मास अगर हैवियर हो, जितना हेवी मास होगा वो उतना ही कर्व उसका छोटा होगा। अब जैसे कि ये ग्रीन वाले आप देख रहे हैं, ये ग्रीन आपके पास क्या है, ये हेवियर मास है, तो ये मतलब आप इसको जैसे कि मुश्किल से ये यू आएंगे। अगर ये इसका मास और लाइटर है ब्लैक वाले का, ये और बेंड हो जाएगा, जो इसे कर्व ज़्यादा हो जाएगा, लाइटर मास। ब्लू सबसे लाइटर है तो ये मज़ीद आपके पास क्या होगा, ये कर्व होगा। इसको आप इस तरह समझ लें। अब देखिए इसका कर्व ये है, इसका ये है, इसका ये सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, सबसे लाइटर मास। मास एनालाइजर में ये पार्ट होता है कि किस तरह ये मासेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, कि ये हेवियर है या लाइटर है। मास एनालाइजर के बाद ये होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के बाद हमारे पास एक होता है डिटेक्टर, यहां पर हमारे पास होता है एक, यहां पर होता है एक डिटेक्टर। ये मासेस, अब ये मास इस डिटेक्टर में सबसे लाइटर मास वो सबसे पहले आएगा, इससे ज़्यादा कर्व लिया है और सबसे ज़्यादा तेज ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो थोड़ा सा बड़ा है ये उसके बाद पहुंचेगा, मींस ये उससे थोड़ा बड़ा है तो ये इससे उसका और स्लो होगा स्पीड। ये सबसे स्लो आता है, ये हेवियर मास है, ये सबसे स्लो होकर सबसे एंड में आएगा। तो डिटेक्टर में भी इस फॉर्म में डिटेक्टर मतलब सबसे लाइटर को वो पहले इंटर करेगा, उससे जो हेवियर है वो और सबसे हेवियर है फिर वो। इस डिटेक्टर के बाद होता है एम्पलीफायर। यहां पर होता है हमारे पास एम्पलीफायर, ये है हमारे पास एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करना, करंट को इंक्रीज करना। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये ओरिजिनल सिग्नल है तो एम्पलीफायर में ये यू बन जाता है, एम्पलीफायर करना। एम्पलीफायर का मतलब क्या है ये आपको समझ आएगा। एम्पलीफायर के बाद होता है काउंटर, इसके बाद आपके पास होता है, इसको काउंटर भी कहते हैं, इसको रिकॉर्डर भी कहते हैं और इसी को डिटेक्टर भी कहते हैं। एक ही डिटेक्टर ये है, इसको भी डिटेक्टर कहा जाता है। इसका काम क्या है अब देखते हैं। अब जब ये डिफरेंट मासेस के पॉजिटिव आयंस इस एम्पलीफायर में इंटर होंगे, अब यहाँ से आकर
ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये इस एम्पलीफायर में, ये इस एम्पलीफायर से आकर इसको ये एम्पलीफायर कर देगा। एम्पलीफायर से पास होते वक्त जब ये काउंटर पे या रिकॉर्डर पे आ जाता है तो काउंटर का, रिकॉर्डर का, डिटेक्टर का ये काम है कि ये इस मास को डिटरमाइन करता है, इस मास को मेजर करता है, इस मास को स्पेसिफाई करता है, इस मास को मालूम करता है, या आप कहते हो कि ये इसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ में ये इसको मेजर करता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ में इसको ये मेजर करता है। ये इस तरह इसको ये डिटेक्ट करता है, या हम कहते हैं ये मेजर करता है इस फॉर्म में। तो ये सिंपल एक प्रोसेस था मास स्पेक्ट्रोग्राफ, किस तरह आयंस का सेपरेट होना, पॉजिटिव आयंस को विद मासेस किस तरह मास एनालाइजर का डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर वो आखिरी काउंटर तक आकर फिर उसमें मास हम डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, मालूम करते हैं। ये सिंपल इसका जो रियल कंस्ट्रक्शन था जो बुक में दिया है। बुक में एक तो ये दिया है कि ये जो हमारे पास चैम्बर है इसको एक साथ ही बनाया है। ये डॉट्स का ये मतलब है कि ये आउट ऑफ द पेपर है, पेपर से बाहर है। इसका मतलब है ये आउट ऑफ पेपर है। जैसे कि हम इन पेपर आउट पेपर पढ़े थे, इन पेपर जो हम क्रॉस हो पेपर से मतलब अंदर हो, आउट मीन्स बाहर हो। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास? अब हमारे पास क्या है, इसी चीज को यहां पर किस तरह बनाया, इसको यहां पर इस तरह बनाया है कि ये हमारे पास एक स्लिट 1 है, एक स्लिट 2 है। ये पार्ट आप देख ले, स्लिट 1 स्लिट 2। फिर ये कहा है कि इसी पार्ट को कनेक्ट किया है एक खास सोर्स के साथ। वी आप क्या है, वी नोट क्या है, एक सोर्स यहाँ पर वी नोट, मैंने कहा सोर्स क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, हम ये कहते हैं। अब इस स्लिट 1 से 2 से ये आयंस, पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पर देखते हैं आयन सोर्स लिखा होगा डायग्राम में। आयन सोर्स, ये आयंस जब यहाँ पर इंटर हो जाएंगे, जब यहाँ पर इंटर होते हैं तो इसको आप मास एनालाइजर समझे। अब मास एनालाइजर में ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें कर्व किस तरह बनाया गया है। कर्व इस फॉर्म में बनाया गया है, जो सबसे एवियर मास है ग्रीन को आप देखते हैं, चूंकि एवियर है तो इसका कर्व सबसे बड़ा होगा, सबसे मींस बड़ा यू होगा, क्योंकि जो मास बड़ा है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसमें वो होगा, इंटरेक्शन होगा। अब ब्लैक इसके बाद है हमारे पास ब्लैक उससे थोड़ा लाइटर है, तो ब्लैक उसके हिसाब से थोड़ा कम कर्व लगाएगा। फिर उसके बाद है ब्लू, सबसे लाइटर है, लाइटर का सबसे मैक्सिमम कर्व होगा, तो ब्लू का सबसे मैक्सिमम कर्व होगा। तो सबसे ज्यादा कर्व किसका होगा, वो सबसे लाइटर का होगा। जो डिटेक्टर यहाँ पर है, इन तीनों पार्ट्स को 1 2 3 तीनों पार्ट्स को एक साथ यहाँ पर बनाया गया है, जिसको नाम दिया है डिटेक्टर का। जो डायग्राम बुक में है उस हिसाब से। अब डिटेक्टर में क्या होगा, जी तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो हमारे पास ये है कि डिटेक्टर में ये सारे पार्ट्स हमारे पास आते हैं। तो ये था हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। अब इसमें हम इसका सिंपल एक इक्वेशन है, हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन किस तरह से है, इक्वेशन इस तरह से है कि जब ये आयंस एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट मींस इन मोशन मूव करना, जब ये एक्सेलरेट होंगे इसको हम क्या कहते हैं कि इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी, जिसको हम लिखते हैं हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को गेन करने से, कैसे गेन की, हमने सोर्स प्रोवाइड किया, सोर्स को यहाँ पर EV0 से हम लिखते हैं कि इस आयन पे मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट के लिए हमने सोर्स प्रोवाइड किया। तो ये सिंपल एक इक्वेशन बना।
अब यहाँ से अगर हम v स्क्वायर निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e v0, m इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर खत्म करना चाहें तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग से स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमारे पास इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e v0 बाई m। ये सिंपल हमारे पास v के फॉर्म में एक इक्वेशन आया है। अब हम देखते हैं, हमने ये कहा अब जो पार्ट्स, जो एक्सप्लेनेशन जो मिसिंग है वो मैं इक्वेशंस के साथ आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का कहा, सोर्स का कहा। अब हम क्या कहते हैं कि इसमें दो फोर्सेस है। एक फोर्स ये है जो इसको सर्कुलर पाथ में मीन्स दैट कीप्स देम इन अ सर्कुलर पाथ इन अ सर्कल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें है। दूसरा कौन सा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्ट के चैप्टर्स में। जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है QVB, V मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, Q मीन्स चार्ज। अब चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो इस बुक के हिसाब से हम इसको E से जाहिर करते हैं। V मीन्स जो जिस वेलोसिटी से मूव करता है। तो ये दो फोर्सेस है हमारे पास, एक जो फोर्स जो है वो फील्ड का है, एक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास। इसको आप FB से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये दो फोर्सेस है जो इक्वली एक्ट करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब इनसे भी हम क्या मालूम करते हैं, V इसलिए मालूम करते हैं ताकि फिर हम इसमें अब V में ये V हम पुट करते हैं तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर V m अगर हमने मालूम करना है, चूंकि हम देखते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो E V B R इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, V स्क्वायर इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, E V B R बाई हमारे पास क्या है, बाई V स्क्वायर। या आप डायरेक्ट कर ले, ये V स्क्वायर है, ये V है, तो एक V इस स्क्वायर से कट के सिर्फ और सिर्फ V रह जाएगा। अब इस V की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो कौन सी वैल्यू है हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, m इज इक्वल टू E, चूंकि ये V तो खत्म हो गया, E B R, अब E B R डिवाइडेड बाई V की जगह हम पुट करते हैं 2E V0 बाई m अंडर रूट। रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग देंगे। ये स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर लिख ले या अलग अलग लिख ले, वो आपके लिए जो आसानी हो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर इस रूट से कट गया E V0, डिवाइड के नीचे जब कोई टर्म हो m वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल आपको पता हो जाना चाहिए। अब क्या होगा देख ले, एक m इस स्क्वायर m से कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्क्वायर में एक m कट गया, सिर्फ एक m बच गया, और क्या रह गया, ये e है, ये e स्क्वायर है, तो एक e है, ये स्क्वायर e से कट जाएगा तो सिर्फ e रह जाएगा, और b स्क्वायर r स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2v0 रह जाएगा, और हमारे पास b स्क्वायर रह जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये सिंपल फार्मूला है E r स्क्वायर अपॉन 2v0 एंड b स्क्वायर। ये मास को डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जो मास मालूम करते हैं। अब इसमें सिंपल हमारे पास क्या है, ये तो आयन है, पॉजिटिव आयन, ये r इसका रेडियस, फील्ड, वोल्टेज, अगर इसमें ये चीज़ें नॉन हो तो हम मास आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का ये मतलब है कि मास ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास अब हम इसको बनाते हैं एक बैलेंस्ड में,
एक बैलेंस में, एक तराजू आप समझ ले। एक साइड पे हमारे पास होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, दूसरे साइड हमारे पास है सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स फ्री कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब फर्स्ट कर हमारे पास हीलियम है 4 2। अब इसमें नंबर में अगर इसको मतलब इसमें जो नंबर है न्यूट्रॉन्स के वो कितने हैं, वो 2 है। या प्रोटॉन देखते हैं, वो प्रोटॉन भी 2 है, 4 - 2, न्यूट्रॉन भी 2 है। मींस 2 प्रोटॉन है इसमें और 2 न्यूट्रॉन है। टोटल मास भी इसका क्या है, वो है 4। ये भी है हमारे पास क्या है, 4m है हमारे पास। ये भी तो 4m है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम इस मास को अगर हम ब्रेक कर ले इस तरह के 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन में, तो रिजल्ट ये आता है कि द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ या आप इसको इस तरह लिख ले, द सम ऑफ दी इट्स फ्री कंस्टिट्यूएंट्स, जो इसके सम है उससे ये मास हमेशा क्या होगा, ये कम होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब इसको मैंने इक्वेशन से लिखा है, वो क्यों कम होता है वो हम आगे देखते हैं, उसका एक और नाम है। अब यहां तक हमने ये पता चला कि अगर हम इस हीलियम को ब्रेक करते हैं इस तरह सम ऑफ द मासेस में, और इसका हीलियम का जो पूरा मास 4 है, वो 4 है मास ऑफ न्यूक्लियस। ये प्रूव हुआ है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑलवेज हमेशा छोटा होता है इनके सम से। मींस यहाँ पर मास आपको बड़ा नजर आएगा, हालांकि दोनों एक चीज है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करते हो तो ये फील होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस छोटा होगा। किस तरह से वो देखते हैं। एक पॉइंट इसमें यह है, अब इसी चीज को कि जब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस इन देयर मासेस, द डिफरेंस इन देयर मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेस, इन दोनों में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था कि अगर इसको हम 2 हिस्सों में सम ऑफ मासेस में इसी न्यूक्लियस को, इसी हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो 4 इसका मास है, और इसी को अगर हम 2 हिस्सों में 4 को करें तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो बराबर देखने से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हुआ कि ये जो मास है न्यूक्लियस का ये छोटा था और ये बड़ा था। इन दोनों में डिफरेंस आया, इन दोनों में मसला आया, इन दोनों में डिफेक्ट आया। जो डिफेक्ट इसमें आया है, इन डिफरेंस जो आया है, उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट पैदा क्यों हुआ वो हम आगे इक्वेशंस को देख के उसके बाद करते हैं। मास डिफेक्ट मींस मास में डिफरेंस आना, मास में चेंज आना, तो इसको हम चेंज इन मास से जाहिर करते हैं, मास डिफेक्ट को। अब इसका इक्वेशन आप देख ले कि मास ऑफ न्यूक्लियस तो छोटा है, कम है, लेस है, उसको हम माइनस में लिखेंगे। सम ऑफ द मासेस बड़ा है, उसको हम प्लस में लिखेंगे। अब सम ऑफ द मासेस को हम इस इक्वेशन में इस फॉर्म में लिखते हैं। इस इक्वेशन का यह मतलब है कि ZMP प्लस NMN माइनस M न्यूक्लियस। माइनस मीन्स मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन, प्लस मीन्स दिस साइड इज ग्रेटर, द सम ऑफ द मासेस इज ऑलवेज ग्रेटर। Z हमारे पास यहाँ पर क्या है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करता है। Z हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। MP का मतलब क्या है, MP का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। MN का मतलब क्या है, M का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन। N का मतलब क्या है, N का मतलब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम किस तरह मालूम करते हैं, अभी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट हो, ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो अगर हम A को चार्ज नंबर को माइनस करते हैं Z से, हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है। तो जो N है वो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो N को हम A माइनस Z भी तो लिखते हैं, A माइनस Z, तो इसको हमने A माइनस Z लिखा किस चीज की जगह, N के जगह। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक सिंपल इक्वेशन है मास डिफेक्ट के लिए।
मास डिफेक्ट क्यों हुआ, वो रीजन हम देखते हैं। मास डिफेक्ट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, कि जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अब जैसे कि एक मास ये है, एक मास ये है, जब हमने ये पूरा मास है, इस मास को हमने दो हिस्सों में यहाँ पर किया है, ये दो पार्ट्स में है। तो जब इसको आप दो पार्ट्स में करते हो या ब्रेक करते हो या स्प्लिट करते हो या कोई भी फेनोमेना करते हो, तो ये जो मास है, ये मास तो इसमें कन्वर्ट हो गए, दो हिस्सों में हो गए, लेकिन ये जो एनर्जी है ये तो भी इसमें आ जाएगी, ये एनर्जी भी इसमें आ जाएगी, मींस एनर्जी का कन्वर्ट होना। अब ये मास वो मास नहीं रहा। अब एक पार्ट है जैसे कि कोई कार, बाइक, ये आकर इससे इस पीछे से स्ट्राइक हुआ तो ये आगे जाएगा, इसने अपनी एनर्जी इसको दी है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। तो इससे भी पता चलता है कि जब हमारे पास हम इस न्यूक्लियस को आप इनके मासेस में अगर ब्रेक कर ले तो ये मासेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मास है, ये मास में जो एनर्जी है वो इसमें चेंज हो गई। तो जब कन्वर्जन होता है मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना, इस वजह से दोनों के मास में फर्क आया, अब दोनों सेम नहीं रहे, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं। अगर हम जिस एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है, यहां पर उस एनर्जी को हम नाम देते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जो इसको ब्रेक कर ले, इस न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इसके सम ऑफ मासेस में ब्रेक कर ले, उस एनर्जी को भी हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। अगर इसी न्यूक्लियॉन्स को आप कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हो, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको भी हम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। चूंकि ये एनर्जी है तो हमने एनर्जी पढ़ा है E इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पर हम मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, चेंज इन m की, तो उसको हम चेंज इन m लिखेंगे। अगर हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी है Be, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, तो c² तो एज इट इज होगा, चेंज इन m की जगह हम उसका जो फार्मूला है वो लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M न्यूक्लियस का, ये हमारे पास है चेंज इन m, और c² एज इट इज, तो ये फार्मूला है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के लिए। एक और, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस अगेंस्ट रिपल्सिव कूलम्स फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या तो एक डेफिनेशन इसका ये है कि वो मिनिमम, कम से कम एनर्जी जो इस न्यूक्लियस को इसके मासेस में, कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करता है, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वो न्यूक्लियॉन्स को जब कंबाइन करके न्यूक्लियस फॉर्म करते हो उसको भी बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। या फिर जो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब जैसे कि न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मींस न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनमें अगेंस्ट रिपल्सिव कूलम्स फोर्स, इसमें फोर्स होता है। वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसको होल्ड करता है, इसको पकड़ता है न्यूक्लियॉन्स को एक साथ विद इन द न्यूक्लियस अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारे पास अब जिसके एक एटम है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो भी प्लस है, तो क्या ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, जिसको हम रिपल्सिव कूलम्स फोर्स कहते हैं।
ये तो रिपेल कर रहे हैं, इसको निकल जाना चाहिए इस न्यूक्लियस से प्रोटॉन को, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो वो कौन सी एनर्जी है जो इनके अगेंस्ट है, जो इनको रोक रहा है, जो जिसने इन दोनों को ऐसी पकड़ाए रखा है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर, इनको एक साथ इसने रखा है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्सेस है अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स है, ये तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन एक खास एनर्जी जिसने इन दोनों को इनको यूं पकड़े रखा है, उसको भी हम कहते हैं, उस एनर्जी को भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हर न्यूक्लियॉन पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियॉन से मतलब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन मतलब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। और हमें ये भी पता है द सम ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास। तो बाइंडिंग एनर्जी पर मींस डिवाइड पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मींस हमारे पास एटॉमिक मास भी हम कह सकते हैं। तो अगर इसको हम एटॉमिक मास के साथ देखें तो ये इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको अगर हम किसी खास ग्राफ के साथ देखते हैं, इसको अगर हम किसी खास ग्राफ के साथ देखते हैं तो ग्राफ में एक होता है मास नंबर और एक साइड होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हर न्यूक्लियॉन मीन डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर 0, 10, 20, 30, इसी तरह 40, 50, 60, 70 ये चलता जा रहा है। हमारे पास क्या है, ये एक मास है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। अब एनर्जी है तो इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर मास नंबर को हम इंक्रीज कर दे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो रेपिडली इंक्रीज कर जाएगी। ये जब इंक्रीज करते हैं तो ये खास पॉइंट तक मैक्सिमम जाते हैं। बुक के हिसाब से ये लिखा है कि जो 50 से जो 60 रेंज है उसमें हमारे पास ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये मैक्सिमम पे रहती है। इस पॉइंट हमारे पास होता है आयरन या निकल होता है, जिस पॉइंट तक ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम रहती है। उसके बाद अगर हम एक को मास नंबर को इंक्रीज भी करते हैं तो ये जो एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 50 से 60 जो एटॉमिक मास रेंज में आ रहा है, जो निकल और आयरन है वहाँ तक ये मैक्सिमम तक रखता है, उसके बाद ये डिक्रीज होता जाता है। तो ये था हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इनको हमने काफ़ी डिटेल से दो डायग्राम से देंगे और इसी के साथ हमने इनके इक्वेशन को मालूम किया और हमने ये देखा कि मास डिफेक्ट क्या है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इसको बाइंडिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारे पास आज का लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स में। हमने आगे बढ़े, हमने 2 टॉपिक्स और किए हैं, तो उम्मीद यही है कि आपके लिए आसान होंगे, समझ आ गए होंगे, बेहतर होंगे। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।